हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जी हाँ, इस सीरीज में आपको 1000 से भी अधिक एक्सपेक्टेड साइंस के एमसीक्यूज में देने वाला हूँ। ये अलग अलग पार्ट की वीडियोस में आएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको ये जो वीडियो होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, मतलब बाइलिंगुअल। इसमें कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि मुझे हिंदी में समझ नहीं आ रहा, मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है। आपको सारा डेटा जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा मिलेगा और मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। ये जो है क्वेश्चन जो होंगे, ये एएलपी टेक्नीशियन की जो अपकमिंग वैकेंसी है और साथ साथ ग्रुप डी की, ये दोनों वैकेंसी जो है कुल मिला के एज पर गवर्नमेंट डेटा लगभग 1,30,000 आने वाला है, जिसमें साइंस की जो पर्सन होगा वो सबसे अधिक होगा। मतलब इसमें साइंस जिसके पास नहीं है और अच्छा डीप ज्ञान, क्योंकि अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हुआ, इसमें आपने अपने सीनियर्स से या फिर खुद यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो सुन रखा होगा कि साइंस कितने डीप से जाके पूछ रहा है। तो मैं उतने लेवल का साइंस आपको करा के दूंगा कि ताकि आप आगे आने वाले जो वैकेंसी है, चाहे एएलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, या फिर डीआरडीओ का एग्जाम होने वाला है आगे, और साथ साथ ग्रुप डी का एग्जाम, इन सब में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए ये वीडियो पूरी तरह से तैयार कर देगा। साथ साथ बीएसएससी और सिविल कोड बिहार की जो वैकेंसी आया है, इसमें भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होगा। ये पूरे साइंस का पूरा सीरीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीरीज शुरू करते हैं और आज देखते हैं पार्ट 1। इस तरह से आपको डेली मैं एक एक पार्ट देते जाऊंगा। ये पहला क्वेश्चन रहा है पार्ट 1 का। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो इसमें से जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ए है, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, ये अपना आकार जो है इसको बदल सकती है। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो होती है ये कलरलेस होती है। कलरलेस मतलब ये रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से ये कलरलेस होती है। तो हीमोग्लोबिन होता किसमें है? तो रेड ब्लड सेल्स जो थी उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता था, इसलिए वो लाल रंग की दिखती थी, ठीक है। उसमें आयरन की भी मात्रा होती थी, लेकिन यहाँ पे ये कलरलेस है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। इसका लाइफ जो होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, 2 से 4 दिन इसकी जीवन की क्षमता होती है। अच्छा, कहीं पे आपको 4 से 8 दिन देखने को मिल जाएगा, किसी बुक में आपको 6 से 16 देखने को मिल जाएगा, किसी ऑनलाइन साइट पर जाइएगा तो 10 दिन भी देखने को मिल जाएगा। तो किसी पे विश्वास नहीं रखना है, आप एनसीईआरटी के डेटा को फॉलो कीजिए, ठीक है, जिसमें लिखा गया है 2 से 4 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। यानी कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये 2 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। ये क्या करती हैं? हमारे बॉडी को किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम लोग बॉडी का सोल्जर या फिर आर्मी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। अच्छा, शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो होता है, जो रेड दिखता है, उसका शेप जो होता है वो बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव कैसा होता है? देखिए इस तरह का होता है। जैसे आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा होगा, कॉनकेव लेंस पढ़ा होगा, तो इस तरह का होता है इसका कुछ फिगर, ठीक है। बाई कॉनकेव होता है। इसी फिगर को हम लोग बाई कॉनकेव कहते हैं। इस तरह का फिगर होता है किसका? आरबीसी का। लेकिन ये आकार, अपना आकार जो है बदलते रहता है डब्ल्यूबीसी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न से काफी कुछ जानने को मिला होगा। इस पूरे सीरीज में हमने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखे हैं। केवल क्वेश्चन ही नहीं, उससे जुड़े हुए जितने फैक्ट्स हैं वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो लिख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना टाइप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही वर्बली बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हो सके तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठे पढ़ने। उससे क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको आप लिखते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। भले ही आप उसको रफ राइटिंग में ही नोट डाउन कीजिए, लेकिन कीजिए, और उसको आप एक बार रीड जरूर कीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो क्या होता है? देखिए, ये फ्री फॉल का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया है, ठीक है। तो अभी इस पर हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे। मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे एक छत है जैसा, और यहाँ पे एक वस्तु ऐसे गोल, मान लीजिए बॉल रखा हुआ है। ये बॉल यहाँ से ऐसे लुढ़कना स्टार्ट किया, ठीक है। तो कह रहा है कि जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है, जैसे किसी ने गिराया नहीं है, ये इंक्लाइंड सरफेस था, ठीक है, इस तरह का इंक्लाइंड मतलब तिरछा सरफेस था। यहाँ से बॉल मतलब घुलटना शुरू किया और यहाँ से आके ये नीचे गिर गया, ठीक है। तो नीचे जब गिरना शुरू करेगा तो क्या होगा? इसमें इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं? यदि कोई वस्तु किसी ऐसी स्थिति में है जिस कारण उसमें ऊर्जा बन गई, उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये काफी हाइट पे है, देखिए ये पूरे हाइट पे रखा हुआ है, इसलिए इसके स्थिति की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, मतलब स्थितिज ऊर्जा आ गई है। और यही स्थितिज ऊर्जा जो होगी, जब नीचे ये गिरने लगेगा अपने स्थिति से, मतलब छोड़ देगा अपनी स्थिति को, तो ये जो
पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगेगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक का मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब गति। जैसे कि हर्षई दीर्घई में गलती हो तो इसको आप गलती ना माने, क्योंकि मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो अब किस में चेंज होने लगेगा, गतिज ऊर्जा में। अब एक ऊर्जा और आती है जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ पे समझना एक बहुत जरूरी बात है कि यांत्रिक ऊर्जा कहते किसको है। ये आपको जल्दी मिलता नहीं है कहीं पे, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा खुद से समझना होता है। कैसे? यदि कोई वस्तु, मान लीजिए ये सरफेस है, ये जमीन है, ठीक है, ये ब्लू वाला लाइन क्या है, जमीन है। यदि कोई वस्तु इस ब्लू वाले लाइन से ऊपर उठ के चल रही है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और ये गति में है, तो ये जमीन से ऊपर भी है और गति में है। तो इस तरह के पोजीशन में यदि कोई वस्तु है, मतलब जमीन से सटा हुआ भी ना हो और चल भी रहा हो, तो इसमें देखिए स्थिति भी है और गति भी है। तो ये दोनों जब ऊर्जाएं एक साथ किसी वस्तु में आती है, इसी तरह की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति की वजह से अपने अंदर ऊर्जा रख रही है तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थिति से हटने के बाद यदि वो मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा से वो गति करना शुरू कर दे तो उसमें गतिज ऊर्जा आती है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जब एक साथ किसी वस्तु में रहे तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है तो क्या होता है? तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो होता है, वो कन्वर्ट होने लगता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ रखा होगा, क्या कि ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है, बस ऊर्जा एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब गतिज ऊर्जा में चेंज हो रहा है स्थितिज ऊर्जा। बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? देखिए हमारा पेट जो है, ये पेट कहते किसको है? सबसे बड़ा ये चीज है कि पेट क्या है। तो पेट जो एब्डोमेन होता है, मतलब एसोफेगस से जुड़ा हुआ चीज होता है एब्डोमेन, उसके बाद जुड़ता है उससे जाकर के आपका ये लीवर का एक डक्ट आके जुड़ता है और फिर वो आगे बढ़ के पैंक्रियाज से जुड़ता है। तो ये छोटा सा जो जगह होता है जे आकार का, इस तरह के आकार का एक ऐसा थैली होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पेट, ठीक है, यही पेट है। ये 3 भागों में मतलब वर्चुअली बटा होता है, ऐसा नहीं है कि 3 भाग बटा हुआ है। तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, यही इसी के बारे में आपसे पूछा। आगे मैं आपको और भी जो क्वेश्चन होंगे मैं पूरा फिगर ही दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? तो इसमें दोस्तों होता है HCl। कौन सा एसिड होता है? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, एसिड के बारे में एक चीज और आप जान के रखिए, कोई भी एसिड दुनिया का हो उसमें हाइड्रोजन जरूर रहेगा। क्या रहेगा उसमें? हाइड्रोजन जरूर रहेगा। ये क्वेश्चन कई बार मतलब TCS ने पूछ रखा है, तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। तो HCl होता है किसमें? हमारे पेट के अंदर। तब बात आती है कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ होता है। आपने एसिड रेन का नाम खूब सुन रखा होगा, कई बार आपको समाचारों में या फिर और भी चीज़ों में बुक्स में पढ़ने को मिलता है कि एसिड रेन के कारण ताजमहल जो उसका रंग जो पीला पड़ रहा है। तो एसिड रेन का है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड, ये दोनों जाके हवा में, मतलब किसी भी तरह से प्रदूषण जो हो रहा है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है या फिर जलाने से जो धुआं निकल रहा है, इन सबसे जो ये जो एसिड्स हैं ये निकल के जा रहे हैं और ट्रैप हो जा रहे हैं वायुमंडल में। और फिर जब वर्षा के साथ गिरते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं, जिस वजह से खेत भी बंजर हो जा रहे हैं, उनका pH लेवल गड़बड़ हो जाता है और ये मतलब वाइट संगमरमर को भी काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। तो जनरली सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका यूज हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे पेट के अंदर होता है। नाइट्रिक एसिड हम सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये आपका बैटरी में भी होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड हमने बता दिया कि ये एसिडिक रेन में आपको मिल जाता है। और पिक्रिक एसिड जो है ये एक्सप्लोसिव समझते हैं, बम बनाने में इस पिक्रिक एसिड का यूज किया जाता है। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। प्याज में सल्फोनिक एसिड होता है। प्याज जब हम लोग काटते हैं और आंख में आंसू आने लगता है, क्यों आता है? क्योंकि प्याज में सल्फोनिक एसिड पाया जाता है, जो हवा में जब फैलता है ना तो हमारी आंखों में जलन होने लगती है और आंख से आंसू निकलने लगता है। किस वजह से? सल्फोनिक एसिड की वजह से। अच्छा ठीक है, उसमें गंध क्यों आता है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। प्याज और लहसुन से गंध क्यों आता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? कपूर जानते हैं, कैम्फर, जो जब भगवान का पूजा करते हैं उसमें जलाते हैं धूप, तो वो कपूर जो है उसको शुद्ध कैसे किया जाता है? देखिए, कपूर को शुद्ध करने की जो विधि होती है
इसको सब्लिमेशन कहते हैं। अच्छा, शुद्ध करना मतलब देखिए एक्चुअली है क्या कि हम जल को शुद्ध कैसे करते हैं। तो जल लेते हैं किसी बर्तन में, नीचे से ऐसे आग लगा देते हैं, गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये उबलने लगता है, उबल के वाष्प बन के उड़ने लगता है, और इसी वाष्प को हम यदि हम ट्रैप कर ले, किसी बर्तन में रोक लें और उसको कंडेंसेस कर लें, तो उसी को बोलते हैं कि शुद्ध जल आ गया हमारे पास, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो वही हाल इधर कपूर का है। यदि आप कपूर को जलाते हैं तो जलाने के बाद इसमें एक खास गुण पाया जाता है कि ये जलने के बाद सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता है। बाकी चीज़ों का आप देखिए, जैसे प्लास्टिक जलाएं तो प्लास्टिक जलाते हैं तो क्या होता है, पहले प्लास्टिक जलेगा, जलने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पूरा चटचटाने लगेगा, उसके बाद वो जलेगा और तब गैस बनेगा, ऐसा होता है। लेकिन कपूर के साथ कुछ उल्टा होता है। कपूर क्या होता है कि सीधे सॉलिड है और जलना शुरू हुआ और सीधे सीधे ये गैस में चेंज होने लगता है। और ये किसी चीज का सीधे सॉलिड से गैस में चेंज होना, यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? यदि कोई ठोस जलने के बाद द्रव में चेंज ना हो करके सीधा सीधा गैस बन जाए, उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो कपूर के साथ ऐसा होता है, साथ साथ अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को आपको मिलता है। इसमें भी ऊर्ध्वपातन होता है अमोनियम क्लोराइड में। आगे ये नेप्थलीन की गोली आप लोग जानते होंगे। आपकी मम्मी बक्सा में जो कपड़ा रखती है, जिस बक्से में कपड़ा रखती है, उसमें वो छोटा छोटा गोल ऐसे बॉल जैसा रखती है, उजला उजला व्हाइट, कपूर जैसा ही दिखता है, लेकिन वो नेप्थलीन होता है। वो भी धीरे धीरे उड़ जाता है। तो उसको कैसे उड़ाया गया? बक्सा में रखे रखे देखते हैं कि आपको खत्म हो जाता है, कैसे? वो भी उड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसका टेम्परेचर मिल रहा है, इस वजह से वो सब्लिमेट हो गया और वो खत्म हो जाता है। तो ये आपको स्टेट ऑफ मैटर हम बता रहे थे। ये लिक्विड है। ये लिक्विड जब गर्म होकर वाष्प बन के इवेपोरेट होकर जाएगा तो ये गैस बन जाएगा। गैस को जब हम रोक लेंगे, डिपॉजिट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कंडेंसेट होकर, ये फिर से जल बन जाएगा और फ्रीज होने के बाद ये सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हम घुलाएंगे तो ये मेल्ट होकर फिर से वाटर बन जाएगा। तो ये पूरा एक मतलब ये चक्र चलते रहता है इसका। ठीक है, तो सब्लिमेशन आपने समझ लिया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रभाजी आसवन। ये प्रभाजी आसवन जो है, इसी वजह से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आप लोग जो ये लगाते हैं ना वो वेस्लिन क्या होता है आपको पता है? जब पेट्रोलियम को साफ किया जाता है, जब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह जब निकाल दिया जाता है, उसके बाद जो गंदगी बचता है वो होता है आपका वेस्लिन। आपको कई बार प्रचार में सुनने को मिलता होगा पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम साफ करने के बाद जो जेली बचता है उसका, वही पेट्रोलियम जेली आप अपने होठों पे लगाते हो और बड़ा फक्र महसूस करते हो, यार वेस्लिन लगा लिए। अरे वो पेट्रोल का कचरा है, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को प्रभाजी आसवन कहते हैं। इस विधि से पेट्रोलियम को साफ किया जाता है। और डिस्टिलेशन जो बैटरी में डालने के लिए पानी आता है ना, वो ऐसे डब्बा में पानी, वो डब्बा वाला पानी जो होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, कोई मिनरल विटामिन कुछ नहीं होता है। लेकिन जो पानी एसिड वाला होता है, जो बैटरी में ऑलरेडी डाला होता है, उस पानी को टच भी मत करना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो आपके हाथ को जला देगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर अलग से आप खरीद के 25 रुपये 20 रुपये का बोतल डालते हैं, वो डिस्टिल्ड होता है, उसमें कोई विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं होता है, एकदम सादा पानी होता है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं आएगा आपको, वो पीने से आपका मन ही नहीं भरेगा। तो टेस्ट करके मत देखना, झूठों का मुंह खराब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? अब देखिए बात आती है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किए जाते हैं? तो हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं रॉकेट में हाइड्रोजन के लिए, सॉरी रॉकेट में ईंधन के लिए। अब बात आती है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? उसमें हम लोग एक खास किस्म के केरोसिन का यूज करते हैं। ठीक है, एक खास किस्म के केरोसिन का यूज करते हैं हम लोग एरोप्लेन्स को उड़ाने में। और रॉकेट के ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का। ठीक है, जब मैं पूरा डिटेल्स में फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको ये चीजें बताऊंगा कि सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या क्या हैं, उसमें आपको उस केरोसिन के बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो प्रभाजी आसवन भी काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रॉकेट ईंधन में किसका प्रयोग होता है? लिक्विड हाइड्रोजन, यानी कि द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। क्या है? -2.0 डायोप्टर है। डी फॉर डायोप्टर। ओके, तो यहाँ डी का अर्थ कह लो, यही क्वेश्चन पूछ दिया। तो डी फॉर क्या होता है? डायोप्टर। डी फॉर डायोप्टर, ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर। अब इसमें कुछ जानने योग्य बातें हैं जिसको आप एकदम ध्यान से सुनेंगे। एक भी छूटा तो एक नंबर आपका गया।
ये निश्चित मान के चलिए। यहाँ जो 4-5 बुलेट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये चारों पांचों एक एक नंबर है, तो ध्यान से सुनेंगे। पावर ऑफ लेंस क्या होता है भाई? डायोप्टर, ये हमने अभी भी बता दिया। दूसरा बुलेट पॉइंट क्या है? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए लेंस दो तरह के मेनली, कौन कौन? कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अच्छा, कॉन्वेक्स कैसा दिखता है? तो इस तरह का दिखने वाला जो लेंस है, इस तरह का, मतलब दोनों तरफ ऐसे निकला हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इस तरह का जो दिखने वाला लेंस होता है, इसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस। ओके, ये हो गया कॉन्केव और ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? यानी कि डायोप्टर जो ये मात्रक है, ये पॉजिटिव होगा। और जैसे ही हम कॉन्केव लेंस में आएंगे तो इसका पावर जो होगा ये निगेटिव होगा। तो कई बार आप लोग सुनते होंगे कि फलाना चश्मा लिया है, कितना है रे पावर? तो माइनस में है। माइनस में है मतलब कॉन्केव लेंस उसको लगा के मिला है, और यदि प्लस में है तो समझिए कि उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा के मिला है। अब बातें क्लियर हो रही हैं? कई बार आप लोग अपने घर के आसपास सुनते होंगे कि ये तार चश्मा कितना पावर है, तो वो कहता है क्या निगेटिव में दे दिया है, माइनस में दे दिया है। माइनस मतलब उसको कॉन्केव लेंस दिया है। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम और भी डील करेंगे कॉन्केव लेंस किसको दिया जाता है, वो उससे कौन सा रोग दूर होता है, या ये क्वेश्चन हमने शामिल कर रखा है। तो आप लोग धैर्य रख के बस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को छोड़ के हटे मतलब आपका काम तमाम हो जाएगा वहीं पे। पावर ऑफ लेंस, ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। लेंस का जो पावर होता है यानी कि D इक्वल टू होता है 1/f, और f जो होता है ये मीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1/f, और f यानी कि फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। ये होता है किसका? लेंस के पावर का फॉर्मूला। बढ़ते हैं हम लोग आगे। केंचुए में कितनी आंखें होती है? ये कई बार आपके दोस्त, आपके घर वाले और गांव में जो बूढ़े चाचा होते हैं ना, जो आप गया से पढ़ के जाते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं ये क्या हो पढ़ रहा है जी, क्यों पढ़ता है? हाँ, केंचुआ में कै गो आँख होता है चेहरा में? तो उस समय आप एकदम उलझ जाते हो भाई कै गो आँख बताएं, क्योंकि आँख तो दिखता नहीं है। तो एक्चुअल में आज उसको जान लो, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? दोस्तों केंचुए में कोई आंख नहीं होता है, कोई आंख केंचुए में नहीं होता है। अब बात आती है तब देखता कैसे है ना दिक्कत? जब उसमें आंख ही नहीं होता है तो देखता कैसे है? आगे उस पर बात करते हैं। ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? ये फाइलम में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अभी समझ लीजिए कि केंचुआ जो है ये एनलिडा वर्ग का प्राणी है। किस वर्ग का प्राणी है? एनलिडा वर्ग का प्राणी। इसको आप याद रखेंगे, ये जरूर पूछता है केंचुआ किस वर्ग का प्राणी है, तो केंचुआ जो है एनलिडा वर्ग का प्राणी है। अच्छा, आगे है अर्थवर्म है नो आइज, इसके कोई आंखें नहीं होती हैं, बट दे डू हैव लाइट रिसेप्टर्स एंड कैन टेल व्हेन दे आर इन द डार्क और इन द लाइट। इनके शरीर में लाइट रिसेप्टर्स होता है। लाइट रिसेप्टर्स क्या करता है कि जब ये प्रकाश में या अंधेरे में जाते हैं तो उनको वो सेंस कराते रहता है कि आप लाइट में हो, आप अंधेरे में हो। क्लियर? क्योंकि ये कभी मिट्टी के अंदर रहते हैं, कभी मिट्टी के बाहर। जब मिट्टी के अंदर है इसका मतलब क्या है कि वो डार्क होगा तो रिसेप्टर्स बता देगा कि डार्क है, और जब लाइट में निकलेंगे तो रिसेप्टर्स बता देगा कि अब लाइट है। क्लियर? तो इनके पास रिसेप्टर है, ना कि कोई आंख है। आगे बढ़ते हैं। हियरिंग इनमें देखेंगे तो अर्थवर्म जो होता है इनका कोई कान भी नहीं होता है, बट देयर बॉडीज कैन सेंस द वाइब्रेशन ऑफ एनिमल मूविंग नियर बाई। जैसे एक चेहरा ऐसे चल रहा है ना, इसके पास आप जाके ऐसे पैर पटकेंगे ना तो ये धीरे धीरे अपना मूव करना शुरू कर देगा। इसको वाइब्रेशन समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आके शैतानी कर रहा है, हमको चापने वाला है, हम पे चढ़ जाएगा, कुछ ऐसा इसको जरूर लग जाता है और ये चलना शुरू कर देता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है कौन सी? अब देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत ही खास मांसपेशी के बारे में आपसे जिक्र करने वाला हूँ। इसको सुन के आप एकदम खिलखिला उठेंगे, पक्का मैं वादा करता हूँ। सुनिएगा क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो ये है दोस्तों सार्टोरियस। कौन सा है? सार्टोरियस। इस सार्टोरियस का एक खास नाम दिया जाता है। क्या? इसका नाम होता है हनीमून मसल। क्या नाम होता है इसका? हनीमून मसल। अब बात आती है कि हनीमून मसल क्यों कहते हैं? काफी खुश हुए होंगे आप सुन के, लेकिन हनीमून मसल कहते क्यों है इसको? क्योंकि ये पाया जाता है आपके जांघ में, और ये जांघ में जब पाया जाता है ना तो ये कुछ इस तरह से जांघ को लिपट के रखता है। जैसे आपकी वो आपको ऐसे लिपट के रखती है, वैसे ही आपको ये इस तरह से हेलिक्स बना करके लिपट के रखता है। तो लगता है कि दोनों एक दूसरे में से चिपका हुआ है, इसीलिए इस मसल को क्या कहते हैं हम लोग? हनीमून मसल कहते हैं। ओके, तो नाम काफी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हो सकता है गूगल चेक करके वह देखेंगे कि मास्टर जो बताया वो सही है बताया कि गलती बता दिया। तो हनीमून मसल किसको कहते हैं बाबू? सार्टोरियस को कहते हैं। आगे आते हैं। द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी इज ग्लूटस मैक्सिमस। अब बात आती है कि देखो यहाँ पे कह रहा है लॉन्गेस्ट,
ये है लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबी, तो सबसे लंबी हो गई सार्टोरियस। लेकिन जैसे ही सबसे बड़ी का है, सबसे बड़ी जो होती है वो होती है ग्लूटेस मैक्सिमस। ये कहाँ होता है, आपका जो हिप होता है, ठीक है, उसी में ये मांसपेशी आपको देखने को मिलती है। ये आपके पूरे शरीर को सपोर्ट करके रखती है। ये सबसे बड़ी मांसपेशी है, मतलब लगभग चौकोर आकार का, इस तरह का आकार का ये होता है, ठीक है, ग्लूटेमस मैक्सिमस। और इसका तो हमने बता दिया कि ये आपके जांघ के साथ ऐसे लिपटा हुआ आता है, इसलिए इसको हनीमून मसल कहते हैं। अब आता है आके स्टेपिड्स क्या है, तो ये आपके कान में पाया जाने वाला और शरीर का सबसे छोटा मसल है स्टेपिड्स। तो ये चारों आपको नाम, तीनों नाम आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा, इनमें से यदि आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको कौन सा पार्ट काफ़ी अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। अब क्या है ये क्लोरोफाइसी, क्या बला है भाई, तो आप लोग काई जानते हैं, एल्गी, काई। आप लोग कई बार तालाब वगैरह में नहाने गए हैं, नदी वगैरह में, तो नदी के किनारे आपको हरा हरा घास जैसा ऐसा बना हुआ दिखता होगा, ठीक है, मतलब वो जीव ही होता है, ठीक है, और हरा हरा घास जैसे वो काई आप हम लोग कहते हैं। तो जनरली उसी को कहते हैं क्लोरोफाइसी वैज्ञानिक भाषा में, ठीक है। अब बात आता है कि इनमें से कौन क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। तो ये लिमनेरिया जो होता है दोस्तों, ये क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। अब क्लोरोफाइसी 3 तरह के आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन, पहला होता है हमारा कॉमन नेम, इसका नाम होता है ग्रीन एल्गी। कॉमन नेम क्या है इसका, ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी जो होता है, इसके उदाहरण आपके सामने हैं, खास करके आपसे पूछा जाता है स्पाइरोगाइरा के बारे में। कॉमन नेम इसका खास करके कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ये काफ़ी कई बार हमने देखा है, स्पाइरोगाइरा के बारे में जरूर पूछा था कि स्पाइरोगाइरा क्या है, तो ये ग्रीन एल्गी है। साथ साथ मोनोस्ट्रोमा, ये भी एक ग्रीन एल्गी है, और यूलोथ्रोक्स, ये भी एक तरह का ग्रीन एल्गी है। लेकिन खास करके आपसे स्पाइरोगाइरा पूछा जाता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे इसका हिंदी नहीं बता रहे हैं, खाली इंग्लिश बकते जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली है क्या कि बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसका नाम हिंदी है ही नहीं, वो इंग्लिश में ही हिंदी वाले बुक में भी लिखा रहता है। तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा। और मैं काफ़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ इसका और आपको बता रहा हूँ। मैं काफ़ी टूटी फूटी इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इतना एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ग्रीन एल्गी में कौन कौन आया, तो यूलोथ्रोक्स, स्पाइरोगाइरा और मोनोस्ट्रोमा आता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, लिमनेरिया क्या है। लिमनेरिया जो है दोस्तों, ये ब्राउन एल्गी के अंदर आता है। लिमनेरिया किसके अंदर आता है, ब्राउन एल्गी के अंदर। अच्छा, ब्राउन एल्गी में और कौन कौन सा आता है, तो फोकस आता है, लिमनेरिया आता है, और माइक्रोसिस्टिस आता है, और साथ साथ सरगेसम आता है। अब यहां से एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग पूछा जाता है कि सरगेसो सागर कहां है, और उस सागर का नाम सरगेसो सागर क्यों पड़ा। और सरगेसो सागर ही एकमात्र दुनिया का ऐसा सागर है जो महासागर के बीच में है। उसका किनारा किसी धरती से सटता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सागर कहा जाता है। जनरली आप लोग सुनते होंगे महासागर और सागर। तो यदि किसी भी बहुत बड़ा पानी का एरिया है और वो यदि धरती से कहीं पे सट रहा है, जैसे यहां तक पानी है ये पूरा, और ये धरती से यहां पे सट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये है सागर। लेकिन यदि वो धरती से सट ही नहीं रहा है, ऐसा पूरा ऐसे फैला हुआ है, धरती से कहीं सटा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं महासागर। लेकिन सरगेसो सागर एक ऐसा सागर है जो किसी जगह धरती से सटता नहीं, वो महासागर के बीच में है, लेकिन उसको सागर नाम दिया गया है। तो सरगेसो सागर क्यों नाम दिया गया है, आप गूगल कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका दिमाग थोड़ा सा काम करेगा कि सरगेसो सागर क्यों इसका नाम दिया गया। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आप गूगल करके जरूर इसको चेक कीजिएगा कि सरगेसो सागर का नाम सरगेसो सागर क्यों पड़ा और इतना इंटरेस्टिंग ये क्यों है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है रेड एल्गी। रेड एल्गी क्या होता है भाई, तो इसको रीडोफाइटा बोलते हैं, और इसमें आता है आपका ग्रासिलारिया, पोरीफेरा, पल्मारिया और कंडस। तो इसमें आपको पोरीफेरा खास करके याद रखना होगा, इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है किस चीज में। अभी तक आपने सुना होगा कि विटामिन डी हमको कहां से मिलता है, तो दो चीज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या क्या, तो पहला सूर्य का प्रकाश, और दूसरा आप जानते होंगे, बहुत जब पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा कि मछली के कॉड लिवर ऑयल से। तो एक्चुअल में मछली के कॉड लिवर ऑयल से हमें विटामिन डी काफी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और किन किन चीजों से मिलता है इसमें हम लोग गौर फरमाएंगे। तो देखिए, रॉ जो मिल्क होता है, मतलब कच्चा दूध, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कच्चा दूध पचता ही नहीं है, तो आप सुन के क्या कर लोगे,
ठीक है। कच्चा दूध में भी मिलता है आपको क्या, विटामिन डी। साथ साथ ट्यूना मछली एक आता है, एक मछली का किस्म है ट्यूना मछली, जिसमें भी आपको विटामिन डी मिलता है। अंडों में आपको विटामिन डी मिलता है। ये एक मछली का प्रकार है, ठीक है, मार्करेल, इसमें भी आपको विटामिन डी मिलता है। सैल्मन में आपको मिलता है विटामिन डी, और कॉड लिवर ऑयल और सनलाइट में तो मतलब मिलता ही है, तो आप मतलब रिच इसके सोर्स हैं, ये आप जानते होंगे। तो इतने सारे चीज़ों में आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेटस और ऑस्ट्रोमेलेसिया नाम का रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग एक घर में कहावत सुने होंगे कि हाथ गोड़ सिर की अब पेट नद खोला। इसका मतलब हाथ पैर पूरा पतला हो जाएगा और पेट ऐसे निकल जाएगा, समझ रहे हैं। उसका एक और वजह होता है वो मरासमस और एक और बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से होती है। लेकिन ये रिकेट्स में भी ऐसा होता है, पूरा हड्डी जो होगा एकदम पतला हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। तो उसको ऑस्ट्रोमेलेसिया में क्या होता है कि हड्डी आपका एकदम कमजोर हो जाएगा, ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा, ये हाल हो जाता है ऑस्ट्रोमेलेसिया में विटामिन डी की कमी से। इसलिए आपको सुबह का धूप थोड़ा सा लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी का संचार होते रहेगा। ओके, आपको सुस्ती भी आते रहता है इस वजह से। आगे हम स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे कि आपको कौन कौन सा विटामिन और मिनरल्स अपने लिए जरूरी है ताकि आप पढ़ सको। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं और ऐसे झुकने लगते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है, आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है और आप उस पर ध्यान देते नहीं हो, ना ही आपके फूड में वो शामिल होता है। ठीक है, आप लोगों को क्या है, बस बाहर निकले, चाउमीन खा लिए, गोलगप्पा खा लिए, चाट खा लिए, उसमें आपको कोई विटामिन मिनरल्स नहीं मिलने वाला है। विटामिन मिनरल्स के लिए आपको थोड़ा सा हरी पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ेंगी, रोटी खाना होगा, चावल खाना होगा, समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग इस तरह तो खाएंगे नहीं। आप लोग को ज़्यादा मन हुआ तो एक दिन अंडा बना लिए, और सप्ताह में एक दिन बाहर गए तो वो गोलगप्पा चाट तो रोज़ खाना है, उसमें तो सप्ताह दिन का कोई मतलब है नहीं। लेकिन सप्ताह में रूटीन रखते हैं आप लोग कि चिकन और ये अंडा वगैरह खाएंगे, तो उसके जगह पे आप और भी कुछ चीज़ें रोज़ खा सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। और स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तभी आप पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप अपने स्वास्थ्य को जरूर मेंटेन रखें। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इफ द लेंस हैज अ कैपेसिटी -2 डायोप्टर, अब यहां पे आपकी बारी आती है कि -2 जैसे ही आया, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि जिस लेंस की क्षमता माइनस में हो गई वो कौन सा लेंस होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि जिस लेंस की क्षमता माइनस में आ गई वो कौन सा लेंस है, क्योंकि हमने आपके पहले क्वेश्चन में बता दिया है। आगे क्वेश्चन कहता है द फोकस डिस्टेंस विल बी, इसका फोकस डिस्टेंस क्या होगा यदि इसका कैपेसिटी जो है -2 डायोप्टर है। तो हमने आपको बताया था D = 1/f, और f होना चाहिए मीटर में। तो आपको D दे कर रखा है -2, और आपसे पूछ रहा है कि f कितना होगा। तो इसको 1 कर लेते हैं, 1 इसको 1/2 यदि करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये माइनस में चूंकि है तो -0.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका क्या, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल है जो भी आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप आराम से निकाल लोगे। D मतलब डायोप्टर = 1/f, छोटा f लिखा है, इसका मतलब होता है फोकल लेंथ, और ये मीटर में होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए कई बार आप क्या होता है कि रतिया में जब आप मोबाइल देखते हैं तो चद्दर में घुस जाते हैं, और घुसने के बाद ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं। आप पकड़ने के बाद देखते कैसे हैं, तो देखिए आप ऐसे करके देखते हैं, चदरिया ऐसे ओढ़ के ऐसे करके देखते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका आंख खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा, क्योंकि आपने स्पष्ट दृष्टि की जो सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है उसको मेंटेन नहीं किया है। तो इसको आपको मेंटेन करना होगा। कैसे मेंटेन करना होगा, तो ऐसे मोबाइल ना देख के इतना दूर पर रखिए, और बॉडी पोस्चर को एकदम टाइट रखिए। आपका रीढ़ का हड्डी एकदम सीधा होना चाहिए, तब आप मोबाइल बैठ के देखिए या कंप्यूटर चलाइए, जो चलाना है चलाइए। इससे आपका बॉडी जो होगा वो हमेशा मतलब अच्छे पोजीशन में रहेगा, और आपको दर्द वगैरह महसूस नहीं होगा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि आंख सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी यदि कहते रहता कि अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो ये अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ओके, तो आप जब बुक भी पढ़े तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका बुक होना चाहिए। फिर आप सीधा ऐसे बैठें और तब बुक को पढ़ें। देखिए आपको पढ़ने में मन लगेगा। ऐसे लिया के बैठ जाएंगे ना तो पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, फिर मतलब क्या बनता है पढ़ने का। ओके, बढ़ते हैं आगे। आगे लिख रहा है कि यदि मायोपिया है, इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। मायोपिया क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में बोले तो
निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। आप कहें ना मैंने गलती बता दिए, नहीं, ऐसा ही होता है। इसको आप हमेशा मन में बैठा कर रखेंगे कि नाम का उल्टा काम होता है। यदि निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उसको नजदीक दिख रहा है बढ़िया से, लेकिन दूर वाला नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है निकट दृष्टि दोष। ओके, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। अब हिंदी में कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम हिंदी में कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? फार साइटेड, मतलब आपको दूर की वस्तु दिखेगी और नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दूर की दिखेगी, नजदीक की नहीं दिखेगी। इसके लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाने की जरूरत पड़ती है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब उत्तल लेंस। क्या नाम होता है? उत्तल लेंस। तो इसको हमने याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। जैसे देखिए, अवतल जो है 4 लेटर का है, 1 2 3 4, और निकट जो है ये 3 लेटर का है। जब हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, 1 2 3 लेटर का, तो 3 वाला में 4 का लेंस। और उत्तल लेंस जो है ये 3 लेटर का है और ये दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। तो दूर जो है 2 लेटर का है, तो ये 2 वाला में 3 का लेंस और 3 वाला में 4 का लेंस। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? 2 का 3, 3 का 4। इससे हमारा आंख का रोग खत्म हो जाएगा। यदि 2 अक्षर वाला आपको दिक्कत है तो 3 अक्षर वाला लेंस पहनिए। यदि 3 अक्षर वाला आपको दिक्कत है तो 4 अक्षर वाला लेंस पहनिए। इसका मतलब सर, यदि दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस, बस आपका रोग ठीक हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। एक रोग होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको आंखों में प्रॉब्लम होने लगता है। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ते जाएगा ना, तब ना नजदीक वाला दिखेगा ना दूर वाला दिखेगा, सब गड़बड़ाने लगता है। ऐसे ऐसे दिखेगा कि कर लाई क्या हवा, ऐसे पूछेगा। इसका मतलब उसको ना दूर दिख रहा है ना दिख रहा है, बुढ़ापा का असर है वो। उसकी सिलियरी मसल्स जो हैं, जो आंख के लेंस को लंबा और छोटा करती हैं, वो थक चुकी हैं। ठीक है, और उस वजह से उसको कौन सा रोग हो जाता है? प्रेस बायोपिया हो जाता है। और ये प्रेस बायोपिया जो है दोस्तों, ये बाइफोकल लेंस, बाइकोकल नहीं, बाइफोकल लेंस से इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। बाइफोकल में मतलब क्या होता है? इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस मिला होता है और वो चश्मा उस रोगी को दिया जाता है। ठीक है, बूढ़ो बाबा को बाइफोकल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है, मतलब उसमें उत्तल और अवतल दोनों रहता है, तब उनको बीमारी ठीक हो पाती है। इसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। हिंदी में क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता, यानी कि प्रेस बायोपिया। अब अगला बीमारी आता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? इसमें सिलिंड्रिकल लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस लगाने की जरूरत पड़ती है। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि आपको ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी कि ऐसे जो वर्टिकल लाइंस रहेंगी और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस जो रहेंगी, इन दोनों में आपको फर्के नजर नहीं आएगा। मतलब ग्राफ का पेज यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ फर्क नहीं नजर आएगा, कौन सा लाइन ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, कौन सा बाएं से दाहिने जा रहा है। तो इन तरह के रोगी को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म हुआ है। उसको सिलिंड्रिकल लेंस लगाना पड़ता है। और भी कुछ रोग हैं आंखों के, जैसे आपको सुनने को कहीं कहीं मिलेगा ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। ये कई बार पूछते रहते हैं ग्लूकोमा किस शरीर के किस अंग का रोग है, तो आंखों का है। ट्रेकोमा आंखों का है। ठीक है, और साथ साथ एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें आपको रात के समय जैसे ही रात होता है तो दिखाई देती है, इसको रातंधी कहते हैं। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आपको कलर मतलब लाल और हरा में डिफरेंस नहीं पहचान में आता है। तो कलर ब्लाइंडनेस आपका पूरी जिंदगी में कभी खत्म होना नहीं। एक बार ये आपको हो गया तो आपको हुआ ही रहेगा, उसको खत्म करने का कोई उपाय नहीं है, वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस क्वेश्चन हमने काफी डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की धारा का मान निकालना। ये एक न्यूमेरिकल है जिसको आप लोग समझेंगे लाइट चैप्टर से, लाइट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। इसमें ओम का नियम का यूज हुआ है। कह रहा है कि 3 गो प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में है। प्रतिरोध को इस तरह से दिखाते हैं, ये पहला, फिर ये जुड़ गया दूसरा, और फिर ये जुड़ गया तीसरा। श्रेणी क्रम मतलब इसके पूंछ के साथ इसका मुंह जुड़ा रहा है, इसके पूंछ के साथ इसका मुंह जुड़ा रहेगा, इस तरह से जुड़ा हुआ है। और ये क्या किया गया है? एक 1.5 वोल्ट के सेल के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, इधर आपका पॉजिटिव रहा, इधर नेगेटिव रहा, और ये 1.5 वोल्ट के सेल के साथ इसको जोड़ दिया गया। बोल रहा है कि परिपथ की धारा का मान आपको निकालना है। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट। ये 5-5 ओम का एक प्रतिरोध है। कितने ओम का है? 5-5 ओम का एक प्रतिरोध है। तो इन तीनों को हटा करके यदि हमारा मन करे कि एक ही प्रतिरोध रखें,
तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा, इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये तीनों को हटा के अकेले कितना बड़ा रख सकते हैं, तो सीरीज वाले के लिए फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 ... Rn। इससे हम निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट। कब? जब ये सीरीज में रहता है। किसमें? सीरीज के लिए। और जब पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, एक ही मुंह से दूसरे को जुड़ा रहता है, ठीक है, इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... 1/Rn। और ये निकल के आता है 1/R इक्विवेलेंट। और जब इससे R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो जस्ट 1/R1 को पलट दिया जाता है, यानी कि केवल R कर दिया जाता है। ओके, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और इस फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे तो हमें दिया हुआ है 3 गो। R1 क्या है, ये 5 ओम, R2 क्या है 5 ओम का, और R3 भी 5 ओम का। तो 5 + 5 + 5, ये 15 ओम का यदि हम एक ही ये ले लेते हैं, रेसिस्टर ले लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा काम हमारा कर देगा। और इसके साथ 1.5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। तो एक फॉर्मूला हमें बताया गया था ओम के नियम में। ओम के नियम में फॉर्मूला क्या है भाई, तो ये होता है दोस्तों, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको मिटा लूँ ताकि आपके लिए जगह मिल जाए। ये फॉर्मूला मैं अभी इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। साइंस का सेशन आपको कैसा लग रहा है और आपको इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। यदि आपको लगे कोई क्वेश्चन में गलती बता दिया हूँ तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा क्षमा करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देंगे कि यहाँ पे मैंने गलती किया है, तो उसको मैं आगे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो एक फॉर्मूला होता है ओम के नियम से, V = क्या होता है, V = I × R। इस फॉर्मूले को हम लोग लगाते हैं। अब बात आती है कि V क्या है, I क्या है, R क्या है। देखिए V होता है वोल्ट, वोल्ट हमें देकर रखा है 1.5। I मतलब करंट, यही हमें निकालना है। और R दे के रखा है कितना, R हमने निकाला अभी 15 ओम का, गुना 15। तो I = क्या हो जाएगा दोस्तों, I = हो जाएगा हमारा 1.5/15। ये पॉइंट हटाएंगे तो 150, इसको काटेंगे तो 0.1। और ये जो I जो होता है इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर आपका आ गया, किसका वैल्यू, पूरे परिपथ में धारा का मान। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि सीरीज कनेक्शन में धारा का मान हर जगह एक ही होता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में धारा का मान हर जगह बदल जाता है। ये मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओम का नियम समझ में आ गया होगा। V = IR होता है। कई बार ये फॉर्मूला ही सीधे पूछ देता है। आगे है, एक तरंग की चाल 200 मीटर पर सेकंड है तथा तरंग दैर्घ्य 1/2 मीटर है, तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, यानी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों, ये होता है कितना, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। वेलोसिटी बाई वेवलेंथ मतलब वेग, तरंग का वेग बटा में तरंग दैर्घ्य की लंबाई, बटा में तरंग दैर्घ्य की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या देके रखा है, वेग देके रखा है कितना, 200 मीटर पर सेकंड, और तरंग दैर्घ्य की लंबाई कितना देके रखा है, 1/2 मीटर। तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 200 दूना 400 हर्ट्ज आ जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। तो 400 हर्ट्ज जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहा हो, लगता हो कि हम बना लेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर दे लेंगे, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नम हवा में ध्वनियों का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्यों? ध्यान दीजिएगा कि जब हवा में नमी होगा, जैसे ठंडा के दिन में ले लीजिए, ठंडा के दिन में यदि आप सुबह सुबह किसी को चिल्ला के बुलाते हैं, अरे हो, तो बहुत दूर भी रहता है तो सुन लेता है। लेकिन जैसे ही दोपहर होता है, जब थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा धूप निकल जाए, तब उसी को चिल्ला के आप बुलाएं, तब वो सुनता नहीं है जल्दी। या फिर कई बार आपको आपके घर वाले रजाई में से सुत के बतियाते पकड़ लेते होंगे, कब? ठंडा के दिन में। क्यों? क्योंकि ठंडा के दिन में जो हवा होता है उसके अंदर बहुत नमी आ जाती है, और नमी की वजह से
मीडियम जो होता है साउंड का ट्रेवल करने का वो हो जाता है लिक्विड मीडियम, हल्का सा लिक्विड जैसा मीडियम हो जाता है, और उसमें जो एटम्स हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, और जिस वजह से साउंड जो होता है वो प्रोपेगेट कर जाता है। समझ पा रहे हैं? और जैसे ही हवा सूख जाती है, मतलब गर्मी जब बढ़ती है और हवा में पानी की कमी हो जाती है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर हो जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, तो उसमें ट्रेवल कम हो पाता है, जिस वजह से आवाज़ दूर तक नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है या फिर शीतलहर चलने लगता है तो उसमें आवाज़ जो होता है बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है। इसका एक्सपीरियंस आप सबको होगा, हमें पता है कि आप सबको इसका एक्सपीरियंस होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्यों? क्योंकि लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर। जो नम हवा होती है उसका डेंसिटी लेस होता है ड्राई एयर से, इस वजह से साउंड ज़्यादा प्रोपेगेट कर पाता है, मतलब साउंड ज़्यादा ट्रेवल कर पाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रश्न अगला है क्वेश्चन नंबर 16। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है? ये गलती लिखा गया हमसे। प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं, यानी किस युक्ति से, मतलब किस डिवाइस से हम लोग विभवांतर मापते हैं? देखिए, विभवांतर मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्टमीटर का। किसका उपयोग करते हैं? वोल्टमीटर का। अब आगे आता है बैरोमीटर का है, हाइग्रोमीटर एंड ये एमीटर, ये सब क्या है? देखिए, बैरोमीटर जो है इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। अच्छा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यदि बैरोमीटर का पैमाना जो है वो अचानक से उसका पारा ऐसे मतलब अचानक से उठने लगे तो ये हमारे मौसम के बारे में क्या इंडिकेट करता है, या फिर अचानक से गिर जाए तो ये क्या मौसम के बारे में इंडिकेट करता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। अमीटर क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। किसका? अमीटर का। थर्मोमीटर जो होता है इसको टेम्परेचर मापने के लिए यूज करते हैं, और एनीमोमीटर जो है ये विंड स्पीड मापने के लिए यूज करते हैं, हवा की गति मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का यूज करते हैं। और हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं ह्यूमिडिटी, मतलब वायु के अंदर आर्द्रता मापना। हम आपने बताया ना कि वायु में यदि नमी रहेगी तो उसको कैसे मापेंगे? नमी तो हमने कह दिया कि मतलब पानी उसमें आ जाएगा, पानी को मापेंगे कैसे? हवा में पानी है तो इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसको हाइग्रोमीटर से मापेंगे। और एक बहुत ही कंफ्यूजिंग डिवाइस है हाइग्रोमीटर, और एक होता है हाइड्रोमीटर, HYDROMETER, हाइड्रोमीटर। ये हाइग्रो और हाइड्रो ये आज तक हमको कंफ्यूज किए हुए हैं, तो आपको तो पक्का किए हुए होगा, ये एकदम 100% सत्य है। तो देखिए, हाइड्रोमीटर को हम कैसे मतलब उससे क्या मापते हैं? तो इससे हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, इसे क्या मानते हैं? सॉरी, अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, इससे मापते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सापेक्ष वाला इससे मापते हैं हाइड्रो से, और हाइग्रो जैसे यहाँ आएगा तो इसमें हम ह्यूमिडिटी मापते हैं। ये दोनों आप एकदम कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इसको क्लियर कर रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यही बेचारे ऑर्बिट के बाहर, जैसे ये हो गया पानी न्यूक्लियस, इसके बाहर ये ऑर्बिट है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूम रहे होते हैं, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और यही दूसरे तत्वों के साथ जाकर के मिलते हैं। समझ रहे हैं? तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? इसी पे माइनस चार्ज, इसी पे प्लस चार्ज, सब इसी पे आता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और अंदर में न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है आराम से न्यूक्लियस में बैठा होता है, और इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर घूमते रहता है, इसीलिए इसको आवारा भी कहते हैं। ठीक है, आवारा इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं आगे। निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? क्या क्या? 20 को न्यूट्रॉन और 18 को इलेक्ट्रॉन किस कण में है? ओके, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मान लीजिए एक ए नाम का तत्व है, सॉरी ए नाम नहीं, दूसरा कुछ नाम लेते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ इसका हम नाम लेते हैं। मानते हैं कि एक सी नाम का तत्व है, जैसे कैल्शियम लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, क्लोरीन लेते हैं Cl17। तो यहां पे लिखा होता है Z, और ये मान लीजिए ए लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है ये एटॉमिक नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है? एटॉमिक नंबर। जैसे क्लोरीन का होता है 17, और ये जो है एटॉमिक मास को बता रहा होता है, और ये है इसका 37 यानी 37। अब आपको जानना है कि इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको पता मतलब पढ़ना ही पड़ेगा कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक्चुअल में ये प्रोटॉन के संख्या को दर्शाता है एटॉमिक नंबर। तो आप यहां से प्रोटॉन निकाल लिए, कितना? 17। जब प्रोटॉन निकाल लिए, अब कहता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन होता है। कब? जब तक उस पर कोई चार्ज ना आ जाए। यदि प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है। धनी रहेगा तब ना दान करेगा, तो धनी मतलब प्लस है हमारे ऊपर चार्ज, मतलब हम धनी हैं, हमने दान कर दिया। तो यदि इसने प्लस चार्ज अपने ऊपर रखा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। यदि इसमें माइनस चार्ज है तो समझिए कि इसने किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन उधार लिया है। समझ पा रहे हैं? तो हमने बताया कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कब? जब तक इस पर कोई चार्ज न रहे। चार्ज आएगा तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा किसी दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन इसमें समझिए कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 17 गो प्रोटॉन और 17 गो इलेक्ट्रॉन। तो सर न्यूट्रॉन कितना होगा ये भी बता दीजिए। तो न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों, वो पूरे एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास कितना है, द्रव्यमान 37, और 37 में से यदि आप 17 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 20। ये होता है न्यूट्रॉन की संख्या। ओके, यानी कि एटॉमिक मास में से यदि आप प्रोटॉन घटा देते हैं तो जो बचता है वही निकल के आता है किसका संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या। तो यहाँ पे पूछा है कि 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो ये रहा आपका आर्गन। आर्गन में क्या है, आर्गन Ar 18, और इसका एटॉमिक मास जो है वो 38 है। तो 38 में से आप 18 जो है ये प्रोटॉन का संख्या है, यही इलेक्ट्रॉन भी है, और इसको यदि घटा देते हैं तो कितना मिलेगा, 20, और 20 हो गया इसके न्यूट्रॉन का संख्या। इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आर्गन Ar 18 और इसका एटॉमिक मास 38। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है। ये आप 9-10 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे पढ़ के देख ही लिए। बढ़ते हैं आगे। परमाणु संख्या Z एवं परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए अभी हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई क्या, कि जितना, देखिए एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो परमाणुविक संख्या जो Z होती है, यदि सॉरी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको उल्टा बता दिया, ये Z जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है, Z नीचे होता है और A ऊपर होता है। ये होता है एटॉमिक मास और ये होता है एटॉमिक नंबर। Z से एटॉमिक नंबर को दर्शाते हैं। ओके, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, कब? जब तक उस पर चार्ज न लगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Z जो होगा। Z कैसे? तो परमाणुविक संख्या को हम Z से दर्शा रहे हैं, तो Z के बराबर ही आपका इलेक्ट्रॉन भी हो, चूंकि हमने आपको बता दिया। ठीक है, और परमाणुविक संख्या A है, और उसका परमाणुविक द्रव्यमान जो है, परमाणुविक संख्या Z एवं परमाणुविक द्रव्यमान A यदि कहे तो A जो होगा उसमें से घटाएंगे Z तो आपका न्यूट्रॉन निकल के आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 285, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2, 8, 5 है। क्या है? 2, 8 और 5 है, तो वो कौन सा तत्व है, उसका नाम क्या है? तो 8, 2, 10, 5, 15। 15 किसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, मतलब ये तत्व संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो होता है फास्फोरस का। ये हमने पूरा लिस्ट लगा दिया। हाइड्रोजन H1, इसको याद कैसे करेंगे? हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम B4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियॉन Na10, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Sa14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन A18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20। 20 तक तो आपको याद रहना ही चाहिए। 20 तक यदि आपको याद नहीं है मतलब आप क्वेश्चन कोई भी डील नहीं कर पाएंगे। कम से कम 20 तक याद कीजिए, और मैंने आपसे इधर पूरा लिस्ट लगा दिया है। ये पूरा लिस्ट यदि आप याद कर जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और साथ साथ मैंने इधर एटॉमिक मास भी लगा दिया है, तो एटॉमिक मास आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो 2, 8, 5 किसका है भाई? तो फास्फोरस का है। यदि मैग्नीशियम का था तो मैग्नीशियम Mg12 होता है, तो ये 2, 8, 2 होता है। क्लोरीन Cl17 होता है, तो 2, 8, 2, 10 और 7, 2, 8, 7 हो जाता है। फास्फोरस P15, 2, 8, 5 मैंने बता दिया। सल्फर S16, 2, 8, 2, 10, 6, 16, 2, 8, 6 हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से इन लोगों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन जो है ये आपको काफ़ी फायदेमंद लगा होगा। आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, एंगस्ट्रम जो है वो किसको मापता है? फ्रीक्वेंसी को मापता है, कि वेवलेंथ को मापता है, कि टाइम पीरियड को मापता है, कि विंड प्रेशर को मापता है? किसको मापता है एंगस्ट्रम? आप खुद से याद हो तो बताइए, या फिर गूगल चाचा से पूछ के तो पक्का बताइएगा। यदि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें। और ये देखिए स्पीड मैथमेटिक्स का नया बैच स्टार्ट हुआ है मैथ्स का। ठीक है, 7 अक्टूबर से नहीं, एक्चुअली 11 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। और ये हमारा ये टेलीग्राम हैंडल रहा स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल, जिससे जुड़ करके आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, साइंस का PDF आप वहाँ जुड़ करके ले सकते हैं। और बाकी जितने भी वीडियोज़ मैंने करा रखी हैं उन सबका PDF आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप बनाए रखें प्यार।